हेलो बच्चों, आज के टॉपिक में हम चर्चा करेंगे एरर्स इन मेजरमेंट पर, अर्थात मापन में त्रुटियां। एरर्स इन मेजरमेंट, मापन में त्रुटियां। बच्चों, पीछे के वीडियोस में हम लोगों ने पढ़ा था मापन, मात्रक तथा विमीय विश्लेषण। वहाँ पर मापन के अंतर्गत हम लोगों को ध्यान में आया था कि जब किसी वस्तु का उसके मानक के द्वारा तुलना किया जाता है तो उसे हम मापन कहते हैं। दूसरे शब्दों में हमने ये भी कहा था कि भौतिक राशियों के मध्य तुलनात्मक अध्ययन को भी मापन कहते हैं। आज हमें पढ़ना है मापन में त्रुटियां। त्रुटि मीन्स तो आप समझते ही हैं, गलती, कमी। तो अगर ध्यान दिया जाए तो किसी भी माप को चाहे जितनी भी सावधानी पूर्वक और कितने ही सुग्राही यंत्र से प्रेक्षित किया जाए, उसमें कुछ न कुछ अनिश्चितता अवश्य होती है। बात को समझेंगे कि हम किसी माप को कितनी भी सावधानी पूर्वक अथवा कितने ही सुग्राही यंत्र, मतलब अच्छे यंत्र, त्रुटिहीन यंत्र से माप करें, उसमें कुछ न कुछ अनिश्चितता अवश्य होती है। मापन में इसी अनिश्चितता को ही त्रुटि कहते हैं। इस प्रकार कोई भी ऐसी राशि जिसे हम गणना के द्वारा प्राप्त किए हैं वह त्रुटिपूर्ण होगी। कहने का आशय ये है कि हम जब कभी भी कहीं भी कोई भी माप करते हैं तो हमारे द्वारा कुछ न कुछ अनिश्चितता हो जाती है और उसी अनिश्चितता को ही त्रुटि कहते हैं, एरर। ठीक। तो इस प्रकार से हम त्रुटि को डिफाइन भी कर सकते हैं। हमने डिफाइन किया कि पाठ्यांक की अनिश्चितता को तकनीकी रूप से त्रुटि कहते हैं। अर्थात जब हम किसी राशि का मापन कर रहे हैं तो उसके मापन के समय पाठ्यांक में जो अनिश्चितता हो जाती है, कुछ इधर उधर हो जाता है, उसी को त्रुटि कहते हैं। दूसरे शब्दों में अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट इज कॉल्ड एरर। अर्थात माप में अनिश्चितता को ही त्रुटि कहते हैं। ठीक। तो ये हो गई त्रुटि की परिभाषा। अब यह जो त्रुटि आ रही है या मापन में यह जो अनिश्चितता हो रही है, इसके अनेक कारण हो सकते हैं। तो उन कारणों के आधार पर त्रुटि को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया। पहला है सिस्टमेटिक एरर और दूसरा है रैंडम एरर। ठीक। सिस्टमेटिक का मतलब क्रमबद्ध और रैंडम का मतलब यादृच्छिक। तो सबसे पहले देखेंगे सिस्टमेटिक एरर को। सिस्टमेटिक वर्ड से ही स्पष्ट है
कि ये जो एरर होगी सिस्टमेटिक होगी, अर्थात इसका जो रीजन होगा, जो कारण होगा, वो हमें पता होगा। यानी कि इसका जो काज है वो नोन होगा, कारण पता होगा। ठीक। और इधर जो रैंडम एरर है, इसका काज, इसका कारण अननोन होगा। यानी कि रैंडम एरर का कारण हमें पता नहीं होगा, लेकिन सिस्टमेटिक एरर का कारण हमें पता होगा। ठीक है। अब बात स्पष्ट है कि अगर एरर का हमें कारण पता है, यानी कि अगर एरर हमारी सिस्टमेटिक है, तो हम उस एरर को रिमूव कर सकते हैं। अर्थात सिस्टमेटिक एरर को रिमूव किया जा सकता है। क्या कर सकते हैं? सिस्टमेटिक एरर को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है ना। ये देखिए हमने लिख दिया कि अगर हमें कारण पता है तो हम उस कारण का निराकरण भी कर सकते हैं। इस प्रकार से अगर एरर हमारी सिस्टमेटिक है तो हम उसको रिमूव कर सकते हैं। लेकिन अगर रैंडम एरर की बात करेंगे तो रैंडम एरर में देख रहे हैं कि हमें कारण ही पता नहीं। तो जब कारण पता नहीं होगा तो उसको हम पूरी तरह से रिमूव नहीं कर सकते। ठीक। अब फिर सीधा देखेंगे सिस्टमेटिक एरर में ये जो कारण हैं, ये कारण क्या हो सकते हैं? तो पहला कारण हो सकता है इंस्ट्रूमेंटल, यानी जो त्रुटि आ रही है, जो अनिश्चितता आ रही है, यह इंस्ट्रूमेंटल हो सकती है। जैसे हम लोग कोई माप कर रहे हैं, अब माप करने वाले मापक यंत्र में जो रीडिंग है, यानी जो उसकी स्केल है, उसमें कोई त्रुटि हो जाए, यानी कि मापक यंत्र का जो पॉइंटर है वो 0 पर ना हो करके 0 के बाएं अथवा 0 के दाएं हो। जैसे आप जाते हैं दुकान पर तो जो शॉपकीपर होता है वो तराजू रखे होता है, उस तराजू को देखिए। आजकल तो डिजिटल आ गए हैं, पहले सिंपल से तराजू होते थे, उसमें आप देखते थे कि तराजू का जो कांटा होता था वो पॉइंटर के एकदम से सीध में होता था, तो आप कहते थे कि तराजू सही है ना। आज डिजिटल तराजू है, तो उसमें भी तो आप देखते हैं कि जो डिजिटल का पॉइंटर है वो 0 पर होता है, तब आप कहते हैं सही है। अगर उसका पॉइंटर 0 पर ना हो करके आगे की ओर होता है या माइनस में होता है, तो आप कहते हैं कि तराजू में प्रॉब्लम है। तो अगर हमारे मापक यंत्र में प्रॉब्लम है तो उस मापक यंत्र की प्रॉब्लम का हम निराकरण कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से सिस्टमेटिक एरर में अगर हमारा कारण इंस्ट्रूमेंटल है तो हम उसको ठीक कर सकते हैं, यानी कि एरर को रिमूव कर सकते हैं। दूसरा कारण क्या हो सकता है? इम्परफेक्शन, मतलब मापन में अपूर्णता, इम्परफेक्शन। यहाँ पर इसका अपूर्णता का अर्थ क्या है? भाई जैसे हम कोई मापन कर रहे हैं और मापन करते समय हम कुछ बातों को निगलेक्ट कर दें। जैसे मान लो हम सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का कैलकुलेशन कर रहे हैं। अब जब हमारा सिंपल पेंडुलम में हमारा जो बॉब है, जब वो ऑसिलेशन कर रहा है तो हम उसके ऑसिलेशन के लिए टाइम को चेक कर रहे हैं। अगर वो पेंडुलम ऑसिलेशन साधारण वातावरण में कर रहा है तो वहाँ पर वायु उपस्थित है। अगर वायु उपस्थित है तो वायु का कुछ घर्षण भी होगा, जिसके कारण पेंडुलम का जो वास्तविक टाइम पीरियड है वो उससे अलग आ जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? यानी कहने का मतलब ये हुआ कि वहाँ पर जो हम मापन करेंगे
पेंडुलम का वातावरण में, वहाँ पर जब मापन करेंगे तो कोई ना कोई त्रुटि रहेगी। और उस त्रुटि को हम कैसे ठीक कर सकते हैं? उस पेंडुलम को ऐसे स्थान पर रखा जाए जहाँ पर वायु ना हो, यानी कि वहाँ पर वायु का घर्षण ना हो। ठीक, तो यही है इम्परफेक्शन, इसको भी हम दूर कर सकते हैं। और अगला रीज़न क्या हो सकता है? पर्सनल, यानी हम जब मापन कर रहे हैं तो मापन करते समय ध्यान न दें, लापरवाही करें। जैसे सब्जी लेने जाते हैं तो दुकानदार क्या करता है, एक तरफ वेट रखा हुआ है, एक तरफ सब्जी को रखा है, और जल्दी जल्दी सब्जी रखा और हाथ को इधर उधर जल्दी जल्दी घुमाया और तौल करके दे दिया, यानी कि वो दोनों पलड़ों को स्थिर होने का समय ही नहीं देता। तो इस प्रकार से भी एरर आ जाती है, तो उसको भी दूर किया जा सकता है अगर हम मापन करते समय अपने हाथ को स्थिर करें और उसके जो पॉइंटर हैं, तराजू का जो पॉइंटर है वो ठीक जीरो पर हो जाए, तब वो माप भी सही हो सकती है। ठीक, तो इस प्रकार से त्रुटि को हमने दो रूपों में बांटा, एक सिस्टमेटिक एरर और एक रैंडम एरर। सिस्टमेटिक एरर में क्या है, काज है वो नोन रहेगा, और रैंडम एरर में जो काज है वो अननोन रहेगा। अब अगर काज नोन होगा तो हम उसको रिमूव कर सकते हैं, रैंडम एरर में काज अननोन होगा, उसको हम रिमूव नहीं कर सकते। ठीक है ना। लेकिन रैंडम एरर में जब काज हमें अननोन है तो रिमूव नहीं कर सकते, लेकिन हम उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, उस अनिश्चितता को, उस त्रुटि को न्यून कर सकते हैं। कैसे न्यून कर सकते हैं? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को इंक्रीज करके। ठीक, जैसे मान लो कह दिया गया कि ये कोई लाइन सेगमेंट है, ये कोई एक लाइन सेगमेंट है। ठीक, ये ए बी कोई लाइन सेगमेंट है। अब कह दिया गया कि इस लाइन सेगमेंट का लेंथ मेजर करिए। तो आपने जब मेजर किया तो आपने कहा कि इसका लेंथ है 1.1 सेंटीमीटर। हमने कहा दूसरी बार मेजर करिए, फिर आपने दूसरी बार मेजर किया, आपने कहा 1.2 सेंटीमीटर। हमने कहा तीसरी बार मेजर करिए तो आपने कहा 1.25 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से आपने एक ही लाइन सेगमेंट के लेंथ को मेजर किया, कितनी बार? 3 बार। और 3 टाइम्स जब आपने तीनों बार मेजर किया तो तीनों बार देखिए आपकी ऑब्जर्व वैल्यू यानी मेजर्ड वैल्यू अलग अलग है। तो ये कैसी एरर है? ये रैंडम एरर है ना। अब ये तीनों बार जब आपने माप लिया तो हम आपसे पूछें कि अब बताइए सबसे अच्छी माप कौन सी है, तो आप क्या करेंगे? इन तीनों का एवरेज निकाल दीजिए। तो जो एवरेज होगी तीनों का, वो इन तीनों की तुलना में अच्छी होगी, यानी कि वो ज़्यादा एक्यूरेट होगी। ठीक, तो इस प्रकार से ये आपका त्रुटि, दोनों प्रकार सिस्टमेटिक त्रुटि और रैंडम त्रुटि दोनों स्पष्ट हो गए। अब इसके बाद आगे देखना है, जब हम मापन कर रहे हैं तो मापन की क्रिया के अंतर्गत 3 वर्ड देखेंगे। एक मिनट। जब हम मापन कर रहे हैं तो मापन की क्रिया में 3 वर्ड यूज होते हैं। इन तीनों वर्डों को देखेंगे। एक वर्ड हमने लिखा है एक्यूरेट, एक वर्ड हमने लिखा है एक्चुअल, और एक वर्ड हमने लिखा है प्रिसाइज। इसी एक्चुअल को रियल भी कहते हैं, एक्चुअल कह दीजिए या कह दीजिए रियल। ठीक, तो 3 वर्ड एक्यूरेट, एक्चुअल या रियल और प्रिसाइज मीन्स यथार्थ, वास्तविक और परिशुद्ध।
ये 3 शब्द हमने लिखा है। तो जब हम इस चैप्टर की बात करेंगे, मापन की बात करेंगे, तो ये 3 वर्ड होंगे जिनको आप अधिकतर प्रयोग में लाएंगे। कौन कौन से? एक्यूरेट, एक्चुअल और प्रिसाइज। तो अगर साधारण देखा जाए, व्यवहार में देखा जाए, तो व्यवहार में इन तीनों शब्दों का सेंस, मीनिंग एक जैसा ही होता है। एक्यूरेट मतलब भी सही, एक्चुअल मतलब भी सही और प्रिसाइज मतलब भी सही। लेकिन फिजिक्स की लैंग्वेज में, भौतिकी की भाषा में, इन तीनों वर्ड का जो मीनिंग है वो अलग अलग होता है और उसको समझना आवश्यक है। ठीक है ना? तो अब हम इन तीनों वर्ड का मीनिंग समझेंगे, क्योंकि इन तीनों वर्ड को हमें बार बार यूज करना रहेगा। ठीक है ना भाई? आपको कई माप दे दी गई है ना, और पूछा जाए कि इनमें से कौन सी माप अधिक परिशुद्ध है या कौन सी माप अधिक एक्यूरेट है, तो आपको पता करने के लिए पहले इनका मीनिंग पता होना आवश्यक है। ठीक? तो मीनिंग देखने के लिए समझेंगे थोड़ा सा। हमने कहा कि आपके पास एक कोई रॉड है। हमने आपको कोई एक रॉड दे दिया और कह दिया गया कि उसकी जो रियल लेंथ है, रियल लेंथ मतलब एक्चुअल लेंथ, मतलब एक्चुअल का मतलब साइंटिफिक मेजर्ड वैल्यू, वैज्ञानिकों द्वारा जो मापी गई उसकी जो स्टैंडर्ड लेंथ है। जैसे आप देखते हैं स्केल आती है, तो स्केल में लिखा है कि ये 6 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, है ना, 100 सेंटीमीटर, ऐसे स्केल आती हैं मार्केट में। तो आप उनको देख करके, उनमें लिखा रहता है ना उनके ऊपर कि ये कितने सेंटीमीटर की है, 15 सेंटीमीटर की है, 30 सेंटीमीटर की है, 100 सेंटीमीटर की है, कितने सेंटीमीटर की है, तो उसके ऊपर लिखा होता है इतने सेंटीमीटर की। मतलब वो उसका स्टैंडर्ड वैल्यू है, उसका एक्चुअल वैल्यू है, उसका रियल वैल्यू है, वो साइंटिफिक मेजर्ड वैल्यू है। तो वैसे हमने कहा कि आपको एक रॉड दी गई और उसकी एक्चुअल लेंथ जो है वो 5 सेंटीमीटर है। अब हमने 2 व्यक्तियों को पकड़ा और एक व्यक्ति को हमने कहा कि आप इसकी लेंथ मेजर करिए। ठीक? तो पहले व्यक्ति ने मेजर किया। जब उसने फर्स्ट टाइम उस रॉड की लेंथ मेजर किया तो उसकी वैल्यू आई 5.10 सेंटीमीटर। ठीक? हमने कहा दोबारा मेजर करिए, तो उसने दोबारा मेजर किया और बताया कि इसकी लेंथ है 5.20 सेंटीमीटर। ठीक? हमने कहा तीसरी बार मेजर करिए, उसने तीसरी बार मेजर किया और उसने उसकी लेंथ बताया 4.90 सेंटीमीटर। फिर हमने कहा आप इसकी वैल्यू चौथी बार मेजर करिए, तो उसने चौथी बार मेजर करके बताया कि इसकी वैल्यू है 5.00 सेंटीमीटर। ठीक है? तो इस प्रकार से पहले व्यक्ति ने 4 बार मेजर किया। ठीक है ना? और चारों उसके जो ऑब्जर्वेशंस हैं हमने आपके सामने दिखाया। फिर हमने उसी रॉड को दूसरे व्यक्ति को पकड़ाया और कहा भैया आप इसको मेजर करिए। तो उसने जब पहली बार मेजर किया तो उसने उसकी लेंथ मेजर किया 6.10 सेंटीमीटर। दूसरी बार जब मेजर किया 6.11 सेंटीमीटर। तीसरी बार मेजर किया 6.12 सेंटीमीटर। चौथी बार जब मेजर किया 6.09 सेंटीमीटर। ठीक? तो उसकी मापें ये लिखी हुई हैं आपके सामने। तो एक माप हमने पहले वाले की इधर लिखा है, दूसरे वाले की माप हमने इधर लिखा है। ठीक है ना? अब इन दोनों की माप पर थोड़ा सा हमें विचार करना है। ठीक? तो देखिए जो व्यक्ति पहला है उसने जो मेजर किया है उसकी मेजर वैल्यू को देखिए थोड़ा सा और विचार करिए। ये जितनी भी वैल्यू हैं ये सभी वैल्यू 5 के, जो कि उस रॉड का एक्चुअल लेंथ है, उसके काफ़ी नज़दीक हैं, है ना।
5.10, 5.20, 4.90, 5.00, ये सभी 5 के काफ़ी नज़दीक हैं, ठीक है ना। तो हम कहेंगे कि ये जो मेजरमेंट है ये अधिक एक्यूरेट है, ठीक। दूसरे वाले को देखेंगे, दूसरे वाले के केस में देखिए तो दूसरे वाले की जो माप हैं वो रॉड की वास्तविक माप से क्या है, दूर है ना, अलग है। वास्तविक माप से ये नज़दीक है और ये दूर है, ये 6 में चला जा रहा है, ये 5 में ही है, यानी कि ये कम एक्यूरेट है। तो ए और बी में अगर हम पूछें कि कौन व्यक्ति ज़्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट कर रहा है, तो आप कहेंगे पहला व्यक्ति जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट मेजर कर रहा है, दूसरा व्यक्ति जो है वो कम एक्यूरेट मेजर कर रहा है। तो एक्यूरेट का मतलब समझ में आया कि हम वास्तविक मान के कितना निकट पहुंच रहे हैं, जितने ज़्यादा निकट पहुंचेंगे उतना ही एक्यूरेट कहेंगे, ठीक। फिर लेकिन अगर और थोड़ी सी बात करें तो एक चीज़ और ध्यान दीजिए, जो दूसरे वाले व्यक्ति ने मापन किया है, एक्यूरेट की बात स्पष्ट हो गई ना। एक्यूरेट का मतलब कि हम वास्तविक मान के कितना नज़दीक पहुँचे हैं, तो दोनों की तुलना में पहले वाला ज़्यादा नज़दीक है, यानी पहला वाला ज़्यादा एक्यूरेट मेजर कर रहा है। फिर आगे देखिए, अगर हम और बात करें, थोड़ा सा ध्यान दें, तो जो दूसरे वाले की माप है उनको देखिए, उसने पहली माप बताया 6.10, 6.11, 6.12 और 6.09। इसमें देखिए 6.10 से 6.12, यानी कि इसकी माप के बीच में जो इंटरवल है वो कितना पॉइंट का है, 1 पॉइंट का है। 1, 2 यहाँ भी देखिए 1 पॉइंट का है ना। तो यानी कि इसकी माप जो आ रही हैं, इन मापों के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो बहुत कम है। अब पहले वाले की देखिए, पहली और दूसरी माप के बीच का इंटरवल कितना है, यहाँ पर 10 पॉइंट का अंतर है और यहाँ पर 1 पॉइंट का अंतर है। यहाँ पर भी देखिए 10 पॉइंट का अंतर है और यहाँ पर 1 पॉइंट का अंतर है। तो अगर बात करें एक्यूरेट की, तो एक्यूरेट ये ज़्यादा है, पहले वाले व्यक्ति की मेजरमेंट ज़्यादा एक्यूरेट है। लेकिन अगर परिशुद्ध की बात करें तो परिशुद्ध दूसरे वाले व्यक्ति की मेजरमेंट ज़्यादा है। तो पहले वाले की माप ज़्यादा एक्यूरेट है और दूसरे वाले की माप ज़्यादा प्रिसाइज है। तो बात समझ में आई ना। प्रिसाइज का मतलब कि हम जो माप कर रहे हैं उन मापों के मध्य जो डिफरेंस है वो बहुत कम आ रहा है, वेरिएशन बहुत कम हो रहा है। तो ये प्रिसाइज, ये ज़्यादा परिशुद्ध है, ये ज़्यादा यथार्थ है। यानी कि ये ज़्यादा यथार्थ कम परिशुद्ध और ये ज़्यादा परिशुद्ध कम यथार्थ, ठीक है ना। अब हमने तीसरे व्यक्ति को पकड़ा और तीसरे व्यक्ति ने माप शुरू किया और उसने भी 4 माप लिया और उस माप को देखिए हमने यहाँ लिखा है। पहली बार उसने माप किया 5.00, 5.01, 5.02, 4.99। अब ये देखिए यह माप 5 के निकट भी है और प्रिसाइज भी है, यानी कि यह माप एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये 3 वर्ड एक्यूरेट, एक्चुअल और प्रिसाइज, यथार्थ, वास्तविक और परिशुद्ध। यथार्थ का मतलब कि हम वास्तविक मान के जितने नज़दीक हैं उतना ही यथार्थ है। परिशुद्ध का मतलब हम जो प्रेक्षण कर रहे हैं उन प्रेक्षणों के मध्य में जितने कम वेरिएशन है उतनी ही वो माप परिशुद्ध है, ठीक। तो इस प्रकार से ये दोनों पॉइंट हुए। अब इनको यथार्थ, वास्तविक और परिशुद्ध, इन बिंदुओं को समझने के लिए थोड़ा सा हम एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको। 1 मिनट रुकिए। ये देखिए हमने ये डायग्राम बनाया है, इस डायग्राम को समझना है। हमने कहा कि एक कोई व्यक्ति है,
और उसका परीक्षण किया जा रहा है, ठीक है ना। किस चीज़ का? शूटिंग का। वो शूटर है। तो देखेंगे निशानेबाजी में ऐसे ही चित्र बने होते हैं ना। ये देखिए, ये ऐसे सर्कल बना हुआ है और सर्कल के अंदर ये जो ब्लैक पॉइंट है ये है टारगेट। और उस शूटर को एक रिवॉल्वर दिया गया और उस रिवॉल्वर में कितनी बुलेट्स हैं? 6 बुलेट। और कहा गया कि इस टारगेट को आप पॉइंट करो, यानी इसी टारगेट पर शूट करना है। उसने शूट किया। पहली बुलेट उसकी यहाँ है, दूसरी यहाँ है, तीसरी यहाँ है, चौथी यहाँ है, पांचवी यहाँ है, छठवीं यहाँ है। आप देखिए कि ये जो बुलेट्स हैं ये इस डायग्राम के आधार पर दिखाई गई है। अब आप इस शूटर के विषय में क्या कहेंगे? आप देखिए, इसकी बुलेट्स जितनी हैं वो सब अलग अलग गिरी हैं जाकर के, बहुत दूर दूर। यानी कि ये पॉइंट्स के टारगेट के पास में भी नहीं है, यानी एक्यूरेट भी नहीं है, और खुद के पास पास भी नहीं है, यानी प्रिसीजन भी इनका अच्छा नहीं है। यानी कि ये जो शूटर है, ये शूटर कैसा है? इसकी लो एक्यूरेसी है, लो एक्यूरेट है और लो प्रिसीजन है। यानी कि इसकी शूटिंग में यथार्थता की भी कमी है और परिशुद्धता की भी कमी है। ठीक, चलिए अब दूसरा देखिए। हमने उसको दूसरा चांस दिया, तो जब दूसरे चांस में उसने शूटिंग किया तो उसकी सारी बुलेट्स यहाँ पर आकर के लगी। अब आप इस पर विचार करिए, टारगेट कहाँ है? यहाँ है। यानी जितनी भी बुलेट्स हैं वो टारगेट से क्या हैं? दूर हैं। अगर ये टारगेट से दूर हैं यानी कि एक्यूरेसी में क्या कमी, यानी कि इसकी एक्यूरेसी क्या है? लो है। लेकिन बुलेट्स दूर भले हैं, उसके बावजूद भी ये सभी बुलेट्स पास पास हैं, यहाँ पर पास पास है। इसका मतलब इसका प्रिसीजन, परिशुद्धता अच्छा है, इसकी परिशुद्धता ज़्यादा है और यथार्थता कम है। ठीक, अब आगे देखिए। फिर हमने उसको तीसरा चांस दिया। तीसरे चांस में जब उसने शूट किया तो देखिए बुलेट्स ऐसे हैं। अब आप देखिए इस केस में क्या है? इस केस में पीछे के दोनों केसों की तुलना में बुलेट्स टारगेट के नज़दीक पहुंच गई, यानी कि यहाँ पर एक्यूरेसी जो है वो क्या हो गई? बढ़ गई। लेकिन ये बुलेट्स आपस में अलग अलग डिस्टेंस पर हैं, यानी कि प्रिसीजन यहाँ भी अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर एक्यूरेसी तो अच्छी है लेकिन प्रिसीजन अच्छा नहीं है। ठीक, फिर हमने उसको चौथा चांस दिया। चौथे चांस में सारी बुलेट्स यहाँ हैं। अब इस पर देखिए, यहाँ पर ये सारी बुलेट्स टारगेट के पास भी पहुँच गई और खुद भी पास पास में है, यानी कि यहाँ पर एक्यूरेसी भी हाई है और प्रिसीजन भी हाई है। ठीक, तो इस प्रकार से एक्यूरेसी और प्रिसीजन, 2 पॉइंट, यथार्थता और परिशुद्धता, दोनों शब्दों का अर्थ स्पष्ट होना चाहिए और उम्मीद है आ भी गया होगा। ठीक, बात स्पष्ट है ना? परिशुद्धता का अर्थ ये है कि हम जो प्रेक्षण करें उन प्रेक्षणों के बीच में वेरिएशन जितने कम होगा उतनी ही परिशुद्धता अच्छी होगी। और यथार्थता में हम यह देखते हैं कि हम टारगेट के कितने नज़दीक हैं। जितने नज़दीक होंगे यथार्थता उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक, अब इसके बाद आगे बात करेंगे। तो आगे भी देखिए 2 पॉइंट्स हैं, एक है लीस्ट काउंट और है एक लिमिट ऑफ एक्यूरेसी।
इन दोनों वर्ड को डिफाइन करना है। लिमिट ऑफ एक्यूरेसी मतलब यथार्थता की सीमा, है ना। तो एक्यूरेसी का मतलब तो अभी हम समझ गए ना कि हम टारगेट के कितना नज़दीक जा सकते हैं, जितने नज़दीक पहुंच जाएंगे उतना ही एक्यूरेट होगा। बात स्पष्ट है ना। तो जैसे आपको कोई मापक यंत्र दे दिया जाए, उस मापक यंत्र में आप कितना न्यूनतम से न्यूनतम माप और शुद्ध माप कर सकते हैं, वही उस मापक यंत्र की लिमिट ऑफ एक्यूरेसी होती है। यानी कि किसी मापक यंत्र से मापी गई न्यूनतम, किसी मापक यंत्र से मापी गई न्यूनतम यथार्थ माप, किसी मापक यंत्र से मापी जा सकने वाली न्यूनतम यथार्थ माप उस मापक यंत्र की लिमिट ऑफ एक्यूरेसी अर्थात यथार्थता की सीमा कहलाती है। किसी मापक यंत्र से मापी गई न्यूनतम यथार्थ माप, बात स्पष्ट होना चाहिए। माप जो है वो न्यूनतम हो और यथार्थ हो, वही है लिमिट ऑफ एक्यूरेसी। और दूसरा वर्ड है लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट का मतलब यह है कि लिमिट ऑफ एक्यूरेसी में आपने न्यूनतम यथार्थ माप लिया, उसी के आंकिक मान को ही लिमिट ऑफ एक्यूरेसी के न्यूमेरिकल वैल्यू को ही लिस्ट काउंट कहते हैं। ये देखिए हमने लिखा है किसी मापक यंत्र द्वारा मापी जा सकने वाली न्यूनतम माप को उस माप की अल्पत मान कहते हैं। जैसे समझेंगे, मान लीजिए हमने कहा कि आपके पास एक मीटर स्केल है, तो मीटर स्केल तो आप जानते ही हैं, देखे हैं। अब मीटर स्केल में अगर हम मेजर करने के लिए आपसे बोलें, तो आप देखिए मीटर स्केल में आप जानते हैं कि इसमें जो खाने बने हुए हैं, ये खाने अगर देखें तो 0 से 1 सेंटीमीटर, अगर 0 से 1 सेंटीमीटर की बात करें तो 0 से 1 सेंटीमीटर के मध्य कितने खाने हैं? 10 खाने हैं, यानी कि 10 mm, है ना। तो अगर हम आपसे माप करने के लिए कहें कि आप हमें माप करके दीजिए 0.9 सेंटीमीटर, तो आप 0.9 सेंटीमीटर मेजर कर सकते हैं। हम कहें 0.8 सेंटीमीटर मेजर करिए, तो 0.8 सेंटीमीटर भी मेजर कर सकते हैं ना। यानी कि अगर हम आपसे कहें कि आप 0.9 सेंटीमीटर इस स्केल से मेजर करिए, तो आप आसानी से कर सकते हैं। हम कहें 0.8 सेंटीमीटर मेजर करिए, तो आप उसको भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि आप 0.98 सेंटीमीटर मेजर करिए, कितना मेजर करना है? 0.98 सेंटीमीटर मेजर करिए, तब आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि 0.9 और 0.8 के बीच में आ रहा है 0.98। भाई ये है 0.9, तो 0.9 का मतलब 0.90 और 0.8 का मतलब 0.80, तो ठीक है ना। तो 0.98 कहाँ आ रहा है? 0.80 और 0.90 के मध्य में आ रहा है। लेकिन 0.80 और 0.90 के बीच में यहाँ पर कोई कॉलम आपको नहीं दिख रहे हैं, जबकि वास्तविकता क्या है? वास्तविकता में भी 0.80 और 0.90 के बीच में कितने कॉलम हैं? 10 कॉलम, 10 अंक है ना। 0.81, 0.82, 0.83, 0.84, है ना। इसको थोड़ा सा सुधार कर लेंगे, इसको आप लिख लीजिए 0.88 लिख लीजिए, 98 में थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी, फिर वो 1 के पास में चला जाएगा, है ना। तो 0.80 और 0.90 के मध्य में आपको मेजर करना था 0.8, तो ये इन्हीं दोनों के बीच में है, यानी इन दोनों के बीच में 10 खाने हैं, ठीक है ना। आप इसको मेजर करने में प्रॉब्लम
फेस करेंगे, ठीक है ना। यानी कि अगर मैं आपसे कहूँ कि आप इस मीटर स्केल से यथार्थ माप कितनी कर सकते हैं, तो आप कहेंगे कि हम इस मीटर स्केल से 0 के बाद केवल एक अंकों तक, 0 के बाद केवल एक स्थान तक यथार्थ मापन कर सकते हैं। अर्थात इस मीटर स्केल की यथार्थता की सीमा कहाँ तक है? दशमलव के बाद एक स्थान तक। कहाँ तक? दशमलव के बाद एक स्थान तक। तो इस मापक यंत्र की यथार्थता की सीमा क्या है? दशमलव के बाद एक स्थान, और इसका लिस्ट काउंट क्या है? 0.1। ठीक, तो हमें लगता है आपको ये दोनों पॉइंट भी स्पष्ट हो गए होंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।